पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव मतलब जो प्रोटॉन के पास होता है, नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन के पास होता है। ठीक है, देन हमने प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज देखे थी। क्या होता है चार्जेस? एडिटिव इन नेचर, मतलब हम उनको ऐड कर सकते हैं, उसके बाद ऑलवेज कंजर्व होंगे, मतलब उनको हम डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, क्रिएट भी नहीं कर सकते। नेक्स्ट वन क्वांटाइज्ड, मतलब Q इक्वल्स टू एनी, इसका यूज करके हम चार्ज को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट देखा था, दैट वाज प्रोसेस ऑफ चार्जिंग। कैसे कर सकते हैं चार्जिंग? पहले चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, देन चार्जिंग बाय कंडक्शन, देन चार्जिंग बाय इंडक्शन। ये बेसिक प्रोसेस है, उसको छोड़ के और भी है, फोटो इलेक्ट्रिक, थर्मो आयोनिक, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इमिशन। लेकिन बेसिकली हम जो है चार्ज प्रोड्यूस करने के लिए ये तीन प्रोसेस को फॉलो करते हैं। ठीक है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है, और उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट किया था, दैट इज अबाउट कूलम्ब्स लॉ। क्या होता है कूलम्ब्स लॉ? इज कॉल्ड एज कूलम्ब्स लॉ, है ना। क्या होता है कूलम्ब्स लॉ? Force of attraction or repulsion between 2-point electric charges at rest is directly proportional to the product of their charges, inversely proportional to the square of the distance between them. That is F proportional to Q1 Q2 upon R square. F equals to K Q1 Q2 upon R square, and K का मतलब था constant of proportionality. कितना होता है constant of proportionality? 1 upon 4 पाई इप्सिलॉन। ठीक है, एंड 1 अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन में जो इप्सिलॉन आता है उसका मतलब परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। कितनी होती है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम? इप्सिलॉन इक्वल्स टू इप्सिलॉन 0 इंटू के। इप्सिलॉन 0 का मतलब परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कितनी होती है? 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। एंड के का मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम, एंड इप्सिलॉन आर का मतलब रिलेटिव permittivity of the medium. ठीक है, which is equals to 1 for air or vacuum and equals to infinity for metals or conductors. ठीक है, तो ये बेसिक कंडीशन देखने के बाद कुछ स्टैंडर्ड कंडीशंस रिलेटेड टू कूलम्ब्स लॉ हमने डिस्कस करना शुरू किया था। जैसे कि अगर 3 चार्जेस इक्विलैटरल ट्रायंगल के 3 वर्टेक्स के ऊपर प्लेस करेंगे तो किसी भी एक चार्ज के ऊपर एक्ट होने वाला फोर्स कितना होगा? √3 टाइम्स ऑफ F। कब? अगर तीनों की पोलैरिटी एंड मैग्नीट्यूड सेम है तो। ठीक है, लेकिन अगर तीन में से एक की पोलैरिटी डिफरेंट है, जिसकी पोलैरिटी डिफरेंट है उसके ऊपर अगर हमें फोर्स चाहिए तो कितना बनेगा? अगेन √3 इंटू एफ। लेकिन जिसकी पोलैरिटी डिफरेंट है उसके ऊपर फोर्स नहीं चाहिए, जो दो की पोलैरिटी सेम थी उसमें से एक के ऊपर फोर्स चाहिए, तो कितना बनेगा? नेट फोर्स इक्वल्स टू एफ बनेगा। वेरी गुड। ठीक है, वही केस अगर 4 वर्टेक्स के ऊपर 4 चार्जेस प्लेस करेंगे स्क्वायर के, तो उसके ऊपर एक्ट होने वाला एनी वन चार्ज के ऊपर एक्ट होने वाला फोर्स कितना होगा? √2 + 1/2 इंटू एफ, वेर एफ का मतलब GM स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, एंड उसके बाद में एक चार्ज है GM नहीं, KQ स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट पार्ट देखा था कि अगर चार्ज Q को डिवाइड करना है 2 इक्वल पार्ट में और 2 पार्ट में, जिससे क्या होगा? फोर्स विल बी मैक्सिमम। तो क्या होगा रेशियो? स्मॉल q बाय कैपिटल Q का 1/2, तो फोर्स क्या रहेगा? मैक्सिमम रहेगा। ठीक है, इतना ही देखा था, और कुछ देखा था? हाँ, फॉर इक्विलिब्रियम डिस्टेंस कितना होना चाहिए गिवन चार्ज का? √Q1 अपॉन √Q1 प्लस √Q2 टाइम्स ऑफ D, वेयर D इज द इनिशियल सेपरेशन बिटवीन 2 चार्जेस। ठीक है, चलो तुम्हाला वर्कशीट सोडवायची असेल तर बाहेर वर्कशीट प्रिंट केलं का करायचं लेक्चर करा, किंवा वर्कशीट सोडवायची असेल तर वर्कशीट आहे बाहेर। चलो, तो वंस अगेन स्टार्ट से क्या क्या डिस्कस किया था? सबसे पहले डिफाइन किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को। क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, चला पटकन सगळे, व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मतलब यहाँ पे हम स्टडी करेंगे अबाउट चार्ज। चार्ज मतलब क्या होता है? टेंडेंसी टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट, विच इज डिनोटेड बाय Q। Q इक्वल्स टू होता है N इंटू E। N का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, E का मतलब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। कितना होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ऐसा यूनिट है चार्ज का कूलम। देन CGS, और उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऐसे भी बोलते हैं। ये कौन है? ये है स्टैट कूलम। एंड और एक यूनिट की सिस्टम होती है जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट बोलते हैं,
तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट में इसका यूनिट होता है एप कूलम, और इनके बिटवीन रिलेशन है 1 कूलम इक्वल्स टू 3 into 10 to the power 9 stat coulomb, which is equals to 1 upon 10 times of एप कूलम। ठीक है, बट जनरली हर तरफ हमें कूलम में डेटा दिया जाएगा, और कूलम में कन्वर्ट करने के लिए जो है मिली कूलम बोलेंगे, तो क्या करना है, -3 से मल्टीप्लाई करना है। काय झालं रे संगम, का असतोय मग येड्यासारखा? विनाकारण कोण असतं माहितीये ना? मिली कूलम का मतलब 10 की पावर -3 कूलम, माइक्रो कूलम का मतलब 10 की पावर -6, एंड नैनो कूलम का मतलब 10 की पावर -9 कूलम। ठीक है, जनरली इसी फॉर्मेट में हमें डेटा दिया जाएगा, उसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा था कि चार्ज के बेसिकली 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन पॉजिटिव चार्ज, दूसरा नेगेटिव चार्ज। अगर वहां पे चार्ज की पोलैरिटी सेम है, मतलब लाइक है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। लेकिन चार्जेस अगर अनलाइक है, तो उस केस में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। ठीक है, और इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट हमने देखा था कि चार्ज की जो है बेसिक प्रॉपर्टीज होती है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। क्या होता है प्रॉपर्टीज में? फर्स्ट वन, चार्ज को हम डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, मतलब वो क्या होता है, एडिटिव इन नेचर। उसके बाद में कंजर्व होंगे, उसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद में क्वांटाइज्ड होंगे। ठीक है, और क्वांटाइजेशन अगर बोला है तो क्वांटाइज्ड स्टेट में हम चार्ज कैलकुलेट करते हैं Q इक्वल्स टू N इंटू E। ठीक है, तो इस तरह से बेसिक बातें रिलेटेड टू चार्ज हमने लास्ट लेक्चर कंप्लीट की थी। और उसके बाद में जो है हमने कुछ थेराटिकल, मतलब जो लिख के नहीं दिया था बट डिस्कशन किया था कि हर बार जो भी मैटर बनेगा उसको बनाने के लिए 3 पार्टिकल रिस्पॉन्सिबल है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, जिसमें न्यूट्रॉन का इस सेक्शन में कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है। तो बेसिकली हमें डिस्कस करना है ओनली अबाउट प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो जब भी चार्ज की बात होगी तो चार्ज को प्रोड्यूस करने के लिए जो चार्जेस ट्रांसफर होंगे, हमेशा से कौन होंगे ट्रांसफर? सिर्फ इलेक्ट्रॉन होंगे। क्यों होंगे इलेक्ट्रॉन? क्योंकि प्रोटॉन कहाँ पे? न्यूक्लियस के अंदर है, उनको पकड़ के रखने वाला स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, उसको ओवरकम करके उनको न्यूक्लियस के बाहर निकालना पॉसिबल नहीं है। लेकिन इलेक्ट्रॉन की केस क्या होती है, एक्चुअल में उनको न्यूक्लियस के सराउंडिंग में रिवॉल्व नहीं करना है, लेकिन उनकी टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी नेगेटिव होती है, कम होती है, इसलिए वो रिवॉल्यूशन परफॉर्म करते हैं। इसलिए अगर एक्सटर्नल सोर्स अगर कोई एनर्जी देगा तो इजीली हम इलेक्ट्रॉन को एटॉमिक स्ट्रक्चर से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो फ्रिक्शन की प्रोसेस में भी क्या होता है, हम वर्क डन करते हैं, काइनेटिक एनर्जी में स्टोर होता है, वही काइनेटिक एनर्जी फिर से हीट में जाती है, हीट अगेन गेन करके इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं, मतलब काइनेटिक में उसको कन्वर्ट करते हैं। इस तरह से इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, फिर एक बॉडी से दूसरे बॉडी के ऊपर जंप करते हैं। जिस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया था वो बिकम्स, जिस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया वो बिकम नेगेटिवली चार्ज। अब बोलो, जिस बॉडी का चार्ज नेगेटिव है उसका टोटल मास क्या होगा, बढ़ेगा या कम होगा या सेम रहेगा? निगेटिव्ह चार्ज आणि मासचा काय संबंध आला? निगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन आ गए, इलेक्ट्रॉन आते टाइम क्या करेंगे, मास लेके आएंगे, इसलिए निगेटिवली चार्ज बॉडी का मास क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, अगर बॉडी पॉजिटिवली चार्ज बनती है तो स्टार मार्क करके दोनों पॉइंट ऐड कर दो। लिया ना है प्रोडक्ट वाले, कोणतं प्रोडक्ट? थोडं थोडं काय हो तुझ्या इतकंच. The body which becomes positively charged has less mass. Body which has positive charge has less mass. मला वर्कशीट घ्या आणि सोडवत बस असं म्हटलं मी. किती वेळा करतात तेच 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 तेच. चल ठीक आहे बनवू टाक. तू पण. हाँ, the body which is negatively charged has, पहले क्या लिखा, body which has positively charged has less mass as compared to that of negatively charged body. एवढं लिहिलं तरी सफिशिएंट है. ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्लियर है सबको? पॉजिटिव चार्ज इसका मतलब बॉडी ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, इलेक्ट्रॉन चले गए मतलब क्या होगा, मास लेके जाएंगे, इसलिए पॉजिटिवली चार्ज बॉडी का मास नेगेटिवली चार्ज बॉडी का मास. ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था कूलम्स लॉ.
और कूलम्स लॉ में हमें जो फॉर्मूला मिला था वो एक्चुअल में कहां से लिया गया था, किसको कंपेयर करके लिया गया था, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। तो इसको हम ऐसे भी बोलते हैं कि कूलम्स लॉ इज एनालॉगस टू दैट ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या होता है कूलम्स लॉ? force between two charges is directly proportional to the product of their charges and inversely proportional to the square of the distance between them, that is f equals to, फिर यहाँ पे कांस्टेंट आएगा 1/4 pi epsilon into q1 q2 upon r square, एंड इस एक्सप्रेशन में फिर इप्सिलॉन को हमने बोला था एज ए परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। क्या होती है इसकी मीनिंग? ability of the medium to store energy in its electric field, which is given by epsilon 0 into k, where epsilon 0 is the permittivity for free space। कितनी होती है? 8.85 into 10 to the power -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर का स्क्वायर। k का मतलब होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या फिर इसको कभी कभी ऐसे भी लिखा जाता है, एंड यहाँ पे जो इप्सिलॉन r है इसका मतलब होता है रिलेटिव परमिटिविटी, एंड रिलेटिव परमिटिविटी एंड के दोनों की वैल्यू 1 होगी फॉर एयर और वैक्यूम, यानी कि एयर एंड वैक्यूम दिए तो वहां पे के की वैल्यू नहीं देंगे, ठीक है। देन के इक्वल्स टू इंफिनिटी होता है फॉर मेटल्स बोलो या फिर कंडक्टर्स बोलो, ठीक है। यानी मेटल कंडक्टर या फिर एयर वैक्यूम की अगर बात करेंगे तो वहां पे आपको के की वैल्यू प्रिंट करके नहीं देंगे, ठीक है। एंड दूसरा कोई भी मीडियम अगर बोला है तो वहां पे के की वैल्यू जो है वो क्वेश्चन में प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। उसके बाद में हमने देखा था कि जो एक्चुअल में कांस्टेंट हम यूज करते हैं 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू के, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ठीक है। हर एक न्यूमेरिकल में हमें यूज करना है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू होता है 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम का स्क्वायर। ये किसके लिए होगा फिर एप्लीकेबल? फॉर एयर या फिर वैक्यूम। लेकिन वहां पे अगर बोला जा रहा है कि मीडियम है ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, तो सेम वैल्यू बनेगी 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू के इक्वल्स टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 अपॉन के न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम का स्क्वायर। यानी कि अगर आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया है अदर देन 1 तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 से क्या करना है, उसको 9 इंटू 10 टू द पावर 9 को क्या करना है, के से डिवाइड करना है, ठीक है। तो ये हो गई कुछ बेसिक बातें रिलेटेड टू कूलम्स लॉ। उसके बाद में हमने डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू किया था। कितने क्वेश्चंस किए थे कल? 3। चलो नेक्स्ट। इफ two charges each of magnitude q placed at separation r experiences force of F, then if one of the charge is doubled, then new separation between charges for same force will be। अब एक्चुअल में ये क्वेश्चन है और क्वेश्चन के साथ में ये आईएमपी पॉइंट भी है। मतलब कि आपको क्या बोला जा रहा है, देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो कि इनिशियली दो चार्जेस से इनके बिटवीन का सेपरेशन आपको दिया है आर, जैसे कि ये Q1 है एंड ये Q2 है, सेपरेशन कितना है, आर है। तो इनके बिटवीन का फोर्स कितना रहेगा, K इंटू ईच ऑफ चार्ज Q बोला है तो कितना बनेगा, K इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो पहला सेपरेशन इसलिए हम इसको R1 बोलते हैं। बाद में सेम सिस्टम है, बस उन्होंने क्या किया, एक चार्ज Q1 था तो दूसरे को डबल कर दिया, तो उसका मतलब चार्ज बनेगा ट्वाइस ऑफ Q1 एंड सेपरेशन कितना है हमें कैलकुलेट करना है, इसलिए हम उसको R2 बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे फोर्स सेम होना चाहिए ऐसे बोला है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, F इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ K इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन R2। अगर ये हाँ वन ऑफ द चार्ज डबल किया, वेरी गुड, तो क्या बनेगा ये 4 इंटू के क्यू स्क्वायर अपॉन R2 एंड R2 का भी क्या होगा, स्क्वायर होगा। तो इस केस में अगर दोनों फोर्सेस
इक्वल है तो उस केस में क्या होगा, नाही नाही कशाचं 4, तू गायत्री लेक्चर मध्ये मला काहीच सांगू नको बेटा, हाँ तुझे जे काही डाउट्स है ना आफ्टर लेक्चर. तो क्या बनेगा, ट्वाइस ऑफ के इंटू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय R2 का स्क्वायर. तो ये दोनों अगर एक साइड सेम है तो हम अनदर साइड इक्वेट करेंगे तो क्या बनेगा, रिलेशन बनेगा R2 एंड R1 के बिटवीन. क्या होगा, करो कैलकुलेट. रूट 2 टाइम्स ऑफ R, मतलब ये R2 इक्वल्स टू बनेगा रूट 2 टाइम्स ऑफ R1. हे नाही लिहिले तरी चालेल, फक्त हा पॉइंट लिहून घे. आणि आजपासून स्ट्रिक्टली व्हॉइस नोट्स पाहिजे. हा लय झाली तुमची नाटक, तुम्हाला घेण देणंच नाही, काही सांगितलं नाही तर. तुझे पण नाही आले 2 दिवसापासून, तो मग काल आणि आज 2 दिवस झाले ना. मग रविवारी काय सुट्टी असते काय. चलो नेक्स्ट, सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन के साथ आईएमपी पॉइंट भी है. आपको बोला है कि इफ 2 चार्जेस each of q placed in air at a separation of r, then experiences force F if same setup is placed in the medium of dielectric constant K, then for same force new separation will be. मतलब कंडीशन क्या है, देखो पहले जैसा ही क्वेश्चन है. अब क्या बोला है कि सपोज पहले 2 चार्ज थे, पहले मैग्नीट्यूड Q है, दूसरे का मैग्नीट्यूड भी Q है. इनिशियली उनके बिटवीन सेपरेशन कितना है, R1. अगर इनके बिटवीन का मीडियम एयर है, इसका मतलब फोर्स कितना बनेगा, फोर्स बनेगा F इक्वल्स टू K इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन R1 का स्क्वायर. बट यहाँ पे K का मतलब कौन है, 1/4 पाई इप्सिलॉन. कन्फ्यूज होईल त्यामुळे आपण त्याला डायरेक्ट 1/4 पाई इप्सिलॉन देऊ. ठीक है, तो यहाँ पे कौन है, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन R1 का स्क्वायर. बाद में सेम सेटअप है जिसमें हमने चार्ज को चेंज नहीं किया है. लास्ट केस में क्या था, वन ऑफ द चार्ज डबल किया था. यहाँ पे चार्ज सेम है, बस इनके बिटवीन का जो डिस्टेंस है वो चेंज होने वाला है, क्योंकि अभी मीडियम जो है वो ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है. तो यहाँ पे फोर्स कितना बनेगा, F इक्वल्स टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू के लेना पड़ेगा इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन R2 का स्क्वायर. फिर से दोनों केस में फोर्सेस अगर सेम है तो यहाँ पे R2 इक्वल्स टू कितना होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है. चलो डू इट. R2 इक्वल्स टू आएगा R1 अपॉन रूट ऑफ के. सिर्फ डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 1/4 पाई इप्सिलॉन इंटू क्यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, रिलेशन बचेगा सिर्फ R एंड के भी. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लस आईएमपी पॉइंट भी है, जिसमें आपको बोला है कि इफ 2 चार्जेस each of Q and mass each of M are
इन इक्विलिब्रियम at a distance r on a surface having coefficient of friction mu, then ये कोएफिशिएंट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यानी म्यू विल बी, ये कितना होगा ये हमें कैलकुलेट करना है। तो नॉर्मल कंडीशन है, देखो कि एक सरफेस दिया है, सरफेस कौन सा है, म्यू दिया है, मतलब स्मूथ नहीं है, कौन सा सरफेस है, रफ सरफेस है। उसके ऊपर एक चार्ज प्लेस किया है जिसका मैग्नीट्यूड है Q1 और इसका मास है m। दूसरा प्लेस किया है जिसका भी मैग्नीट्यूड सेम बोला है, मतलब वो Q1 ही होगा और इसका मास कितना है m। और इन दोनों के बिटवीन जो सेपरेशन है वो कितना है r। और ये इक्विलिब्रियम में इसका मतलब क्या होगा, इसके ऊपर एक्ट होने वाले जो नेट फोर्सेस रहेंगे वो जीरो बनेंगे। तो हम रेफरेंस के लिए सपोज ये पहला चार्ज अगर लेंगे तो इन दोनों में अगर चार्जेस लाइक है तो अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन, तो रिपल्शन की वजह से इस डायरेक्शन में एक्ट होने वाला फोर्स कितना होगा, KQ²/r²। एट द सेम टाइम रिपल्शन अगर इस चार्ज को इधर लेके जा रहा है, यानी ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो हमने यहां पे लिखा है, तो उसकी रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए फ्रिक्शनल फोर्स क्या करेगा, अपोज करेगा। इसका मतलब अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होगा, तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में एक्ट होने वाला जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो कितना रहेगा, एज यूजुअल म्यू इंटू एम इंटू जी रहेगा। अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में, इसका मतलब ये दोनों फोर्सेस क्या चाहिए, इक्वल चाहिए, यानी कि यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल्स टू बनेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी म्यू एम जी इज इक्वल्स टू कौन है, KQ²/r²। तो यहाँ पे हमें म्यू कैलकुलेट करना था, कितना आएगा म्यू, म्यू बनेगा K इंटू Q² डिवाइडेड बाय R² इंटू mg। दिस विल बी द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन between charges and the given surface. चलो हो गया। नेक्स्ट अगेन क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन के साथ साथ IMP पॉइंट भी है, जिसमें आपको बोला है कि इफ अ चार्ज Q1 is revolving around a charge -Q2 in a circular path of radius r, then number 1, periodic time of revolution, and number 2, या बड़बड़ न करो, velocity of revolution कितनी होगी। ठीक है, मतलब नॉर्मल क्वेश्चन में कंडीशन क्या है कि दो चार्जेस की पेयर है, एक चार्ज -Q2 सेंटर में, उससे ये +Q1 कितने डिस्टेंस पे है, r इतने डिस्टेंस पे है, एंड बिकॉज ऑफ देयर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो क्या कर रहे हैं, सर्कुलर पाथ पे अपनी मोशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो हमें मालूम है कि नेसेसरी मतलब सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए रिक्वायरमेंट किसकी होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स की, यानी कि हमारा ओमेगा² की। और इस केस में कौन प्रोवाइड कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो कितना होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये होगा KQ1 Q2 अपॉन r का स्क्वायर। अगर हमें पीरियोडिक टाइम कैलकुलेट करना है तो हम यूज करेंगे हमारे ओमेगा² को। फिर यहां से पहले ओमेगा कैलकुलेट करना पड़ेगा, कितना आएगा ओमेगा,
रूट ऑफ के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय यम इंटू आर क्यूब। ये ओमेगा आ गई, और ओमेगा के बाद में टी कैलकुलेट करने के लिए ओमेगा इक्वल्स टू क्या होता है 2 पाई बाय टी, तो टी क्या बनेगा 2 पाई बाय ओमेगा, यानी टी इज इक्वल्स टू क्या बनेगा 2 पाई इंटू रूट ऑफ के Q1 Q2 2 पाई इंटू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय यम इंटू आर का क्यूब रेस टू -1/2। ये बनेगा पीरियोडिक टाइम। काय केलं कळलं का? ये बस ओमेगा था रूट में +1/2, डिनोमिनेटर में था, ऊपर लेके आएंगे तो +1/2 बनेगा -1/2। तो टी होता है 2 पाई बाय ओमेगा, तो ये 2 पाई बाय ओमेगा बनेगा 2 पाई इंटू के Q1 Q2 अपॉन यम आर क्यूब रेस टू -1/2। तो ये पिरियोडिक टाइम आ गया T इक्वल्स टू 2 पाय, बट हा फॉर्म्युला रिमेंबर करण्यापेक्षा कंडिशन लक्षात ठेवली तर सोपं जाईल. ठीक आहे, के Q1 Q2 अपॉन यम इंटू आर का क्यूब रेस टू -1/2. ये कब अगर पिरियोडिक टाइम बोला है तो. सेम क्वेश्चन में अगर वो वेलोसिटी बोलते तो क्या करना पड़ेगा? वेरी गुड, दूसरा वाला सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला यानी यम इंटू वी स्क्वायर अपॉन आर इक्वल्स टू करना पड़ेगा के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर. एक आर कट हो जाएगा तो V इक्वल्स टू बनेगा रूट ऑफ के इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय m इंटू आर. ये हो गया एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी when it will revolve around the charge. नेक्स्ट, फिर से क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन के साथ साथ आईएमपी पॉइंट भी है, और इसमें बोला है कि इफ 3 charges each of Q placed at 3 vertices of an equilateral triangle and a charge of minus of 2Q placed at its center, then velocity of revolution will be. If 3 charges are revolving along सर्कुलर पाथ. मतलब क्या कंडीशन दी है? देखो, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, उसके पास 3 वर्टेक्स है, यहाँ पे ए, ये बी एंड ये सी. ये इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स के ऊपर क्यू 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 ऐसे 3 चार्ज प्लेस किए, एंड इसके सेंटर पे कौन प्लेस किया है? यहाँ पे प्लेस किया है -2Q. एंड इनका फिर जो नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा उसकी वजह से ये सारे चार्जेस क्या कर रहे हैं? इस तरह से सर्कुलर पाथ के ऊपर अपनी मोशन परफॉर्म कर रहे हैं. ठीक है, तो अब यहाँ पे कंडीशन क्या होगी? देखो कि सर्कुलर मोशन के लिए जो भी नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स रहेगा mv² अपॉन आर, ये कैलकुलेट करने के लिए हमें इक्वेट करना पड़ेगा इसको कि नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय एनी वन चार्ज. किसी भी चार्ज के ऊपर जो भी नेट फोर्स एक्ट होगा वो क्या करेगा? इस केस में
सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अब रेफरेंस के लिए हम ए लेते हैं, तो ए के ऊपर एक्ट होने वाले फोर्सेस कौन से देखो, सबसे पहले ए के ऊपर ये सी फोर्स एक्सर्ट करेगा जो इस डायरेक्शन में जाएगा, इसको हम F1 बोलते हैं, और इस F1 का मैग्नीट्यूड बनेगा KQ स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर, वेयर L का मतलब लेंथ ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल है, साइड लेंथ। उसके बाद में ये बी पे जो चार्ज हमने रखा था ये भी इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करेगा, ये कितना बनेगा F2, एंड ये F2 की वैल्यू कितनी बनेगी अगेन KQ स्क्वायर बाय L स्क्वायर बनेगी। ठीक है, अगर इनके वर्टिकल के साथ एंगल्स लेने हैं तो ये भी 30 डिग्री रहेगा, ये भी 30 डिग्री रहेगा, तो 60 रहेगा, 30 रहेगा, कड़ा लो ना, क्योंकि ये अगर 60 है तो ये टोटल 60 चाहिए, इसलिए वर्टिकल के साथ इधर 30 एंड इधर 30। उसके बाद में ये Q के ऊपर -2Q जो है इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करेगा, और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, इसको हम F3 बोलेंगे, और ये F3 कितना रहेगा, कितना रहेगा F3, पहले 2KQ स्क्वायर, K1 K2 होता है, सॉरी KQ1 Q2 होता है, Q1 कितना है Q, Q2 कितना है 2Q, तो Q इंटू 2Q स्क्वायर इंटू K, ये न्यूमरेटर हो गया। अब डिस्टेंस कितना होता है, काल परवा अपन बघितलं होतं है ना, जो सेंट्रॉइड का डिस्टेंस होता है फ्रॉम एनी वन वर्टेक्स कितना होता है, R इक्वल्स टू होता है, हे बघा 2/3 ऑफ H मतलब कौन, मीडियन की हाइट, और मीडियन की हाइट कितनी होती है, ये होती है √3/2 टाइम्स ऑफ L। आठवतं की ग्रॅव्हिटेशन मध्ये वगैरे आपण भरपूर वेळा यूज केलंय, नसेल आठवत तर डायरेक्ट जे रिलेशन येईल ते लक्षात ठेवा। एक्चुअल में क्या होता है, जो इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है उसकी साइड लेंथ अगर L L L है तो उसकी जो मीडियन है, इसकी जो हाइट है ये कितनी होती है, H इक्वल्स टू ये होता है √3/2 टाइम्स ऑफ L। हे कुठून आलं, एक तर पायथागोरस थ्योरम यूज करा, या फिर ये एंगल कौन सा है 60 डिग्री, तो sin 60 का cos 60 का फॉर्मूला यूज करो, किसी भी मेथड से जाएंगे यू विल गेट सेम आंसर। एंड उसके बाद में जो इसका सेंट्रॉइड होता है एनी वर्टेक्स से कितनी डिस्टेंस पे होता है, जो H थी उसके 2/3 डिस्टेंस पे होता है, मतलब यहाँ पे जो सर्कुलर पाथ पे हमें रेडियस मिलने वाला है वो रेडियस कितना रहेगा, H इंटू 2/3, H कितना है √3/2 इंटू L इंटू अभी 2/3 आ गया, तो 2 यानी रेडियस क्या बनेगी L अपॉन √3, का बरं असं √3/3 है, तो नीचे की 3 को हम लिखेंगे √3 इंटू √3, तो √3 तो L/√3 ये रेडियस बन गए। ठीक है, हे जर नसेल कळालं काय केलं त्या फॉर्म्युला डायरेक्ट लक्षात ठेवा। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल के सेंट्रॉइड से वर्टेक्स का डिस्टेंस कितना होता है L/√3। तो यहाँ पे फिर फॉर्मूला क्या बनेगा, ये 2KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या आया था L/√3, उसका स्क्वायर क्या बनेगा L स्क्वायर बाय 3 बनेगा। इतपर्यंत क्लियर है। अब हमें नेट फोर्स कैलकुलेट करना है। नेट फोर्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, F1 एंड F2 के कंपोनेंट लेने पड़ेंगे। इधर आएगा F1 cos 30, इधर आएगा F2 cos of 30, एंड इधर के कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल करेंगे क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है, तो साइन थीटा या फिर साइन 30 वाले कंपोनेंट है वो कैंसिल हो गए। काबर कैंसिल झाले कळालं का, क्योंकि उनका मैग्नीट्यूड भी सेम है, बस डायरेक्शन क्या है अपोजिट है, यानी नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द गिवन चार्ज जो है वो बनेगा, ये अट्रैक्ट कर रहा है F3, इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, माइनस ऑफ F1 cos 30 प्लस F2 cos 30, लेकिन F1 F2 सेम है, मतलब हम इसको लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ F इंटू cos ऑफ 30, cos ऑफ 30। हे बघा ये भी KQ स्क्वायर बाय L स्क्वायर था, ये भी KQ स्क्वायर बाय L स्क्वायर है, मतलब F1 F2 सेम है, उनको F बोला, तो F cos 30 प्लस F cos 30, तो ये अट्रैक्शन का है नीचे, ये रिपल्शन का है ऊपर है, इसलिए सब्ट्रैक्शन कर दी, इक्वल टू कौन है mv स्क्वायर अपॉन r है, ये कंडीशन होगी कब, अगर सेंट्रॉइड का चार्ज जो है डबल मैग्नीट्यूड का होगा तो। अभी सिंप्लीफाई करके हमें कैलकुलेट क्या करना है, वेलोसिटी यानी v कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो क्या होगा v कैलकुलेट करने के लिए देखो इसमें बस वैल्यू पुट करेंगे, तो m इंटू वी स्क्वायर अपॉन r ये सेम रहेगा। अब F3 कितना है
ये 3 इंटू 2 6 भी हो जाएगा, ठीक है ना, 6 k² बाय l² माइनस 2 इंटू यप cos 30 है, cos 30 कितना है √3/2 है, तो 2 इंटू √3/2, तो ये बनेगा √3 इंटू एफ कितना था k² बाय l²। क्लियर। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, और mv² बाय r इक्वल्स टू k³ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय l²। अब ब्रैकेट में कौन बचेगा 6 माइनस √3। अब डिपेंड करता है ऑप्शन कौन से फॉर्म में दिया है, ठीक है। ऑप्शन में अगर उन्होंने √3 लिखा है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 6 को लिखेंगे पहले 2 इंटू √3, फिर नहीं 2 इंटू 3, फिर 3 को लिखेंगे 2 इंटू √3 इंटू √3, फिर √3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, ये mv² अपॉन r इक्वल्स टू √3 कॉमन लिया k³ बाय l² ब्रैकेट में इतना काय राहील 2√3 माइनस 1। हे डिपेंड करतो ऑप्शन मध्ये काय, त्याच्या अकॉर्डिंग अपन सिंप्लीफिकेशन करना, ठीक है। हमें फाइनली v चाहिए था, तो v इक्वल्स टू क्या बनेगा फिर स्क्वायर रूट ऑफ √3 k³ r इंटू 2√3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय m इंटू l²। तो ये होती है वेलोसिटी, ठीक है। बस प्रोसेस को समझना है कि क्या करना पड़ेगा इस तरह की कंडीशन। नेक्स्ट लिहायचं होतं का, हाँ हो सेम सेंट्रिपिटल फोर्स इक्वल टू नेट फोर्स ऍक्टिंग ऑन ए गिवन चार्ज। विकी आणि सुजल बाहेर जायचं भेट तुम्हाला, आवाज नाही आला पाहिजे। चलो नेक्स्ट, काय करते एका मिनिटात लिहून घेते का, बाकीची येडेत का मग थांबायला। चलो नेक्स्ट डाउन, इफ a charge q2 is placed initially at rest at a distance of r1 from a charge of q2, q1, then calculate the velocity of q2 at a distance of r2 from q1। देखो क्वेश्चन क्या है, लिहू नका, हे सगळे भेटणार आहे पीडीएफ मध्ये, पहिले समजून घ्या, ते महत्वाचं कि आपको बोला है कि एक चार्ज है, कौन सा चार्ज है, इनिशियली हमने उससे r1 इतने डिस्टेंस पे एक चार्ज रखा था q2, और q2 कहां पे है, रेस्ट में। तो उसके बाद में ये q2 जब q1 से r2 इतने डिस्टेंस पे मतलब यहां पे आएगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी रहेगी। पहली बात तो ये है कि ये रेस्ट में था, तो ये r1 से लेके r2 तक क्यों आ रहा है, q1 कुठे चालला, q1 आहे तिथेच थांबलेला आहे। रेस्ट में कौन है, q2, q1 तो अपने पोजीशन पे, q1 को कोई मतलब चेंज नहीं हो रहा है पोजीशन उसकी, बस हमने q2 को जब रखा था तब रेस्ट में था r1 पे, थोड़ी देर बाद जब वो r2 पे गया तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी हमें कैलकुलेट करना है। बट उसको कैलकुलेट करने के लिए पहली कंडीशन आती कि ये r1 से r2 तक जाएगा क्यों, वेरी गुड, फोर्स ऑफ रिपल्शन। कितना होगा फोर्स ऑफ रिपल्शन, F इक्वल्स टू K इंटू Q1 Q2 अपॉन R1 होगा, विच इज इक्वल्स टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। यानी हम यहां से एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, कितना आ गया एक्सेलरेशन, 1/m इंटू K Q1 Q2 अपॉन R1। मतलब ये Q2 जो है
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन की वजह से एक्सेलरेटेड मोशन परफॉर्म करेगा, एंड एक्सेलरेटेड मोशन है मतलब थोड़ी देर बाद, थोड़ी डिस्टेंस बाद वेलोसिटी गेन करेगा। क्लियर? अभी देखो हम क्या करेंगे, बस ये एक्सेलरेशन को रिप्लेस करेंगे विथ v इंटू डीवी बाई डी एक्स। वनडे में बहुत बार यूज किया था इसको, हटो देगा। एक्सेलरेशन के तीन फॉर्मूले, पहले v2 माइनस v1 अपॉन टी, देन dv बाई dt, एंड तीसरा v इंटू डीवी बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, k q1 q2 अपॉन m इंटू r1। हाँ, r1 का स्क्वायर। क्लियर? अब यहाँ पे क्या होगा, टर्म्स को सेपरेट करेंगे तो ये बनेगा v इंटू डी वी इक्वल्स टू के q1 q2 अपॉन यम इंटू r1 का स्क्वायर इंटू dx। बस यहाँ पे डिस्टेंस जो है हमने r के फॉर्म में लिया है, तो इसको हम dr बोलते हैं, मतलब वेरिएबल सेम हो जाए। मीनिंग तेज है, r म्हणजे पण डिस्टेंस है, x म्हणजे पण डिस्टेंसेस है। ठीक है, तो अभी इनको दोनों साइड में करना है हमें इंटीग्रेट, तो इनका इंटीग्रेशन क्या होगा, अगर दोनों साइड में इंटीग्रेट करेंगे इस तरह से, v इंटू डी वी इक्वल्स टू, अब यहाँ पे देखो k q1 q2 अपॉन यम, ये पूरी टर्म कौन है, कांस्टेंट है, तो ये बनेगा k q1 q2 अपॉन यम, इंटीग्रेशन में कौन बचा, dr अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रही है 0 से लेके v तक, मतलब लिमिट्स बनेगी 0 टू v, और डिस्टेंस चेंज हो रहा है फ्रॉम r1 से r2 तक, तो ये बनेगा r1 टू r2। अब v dv का इंटीग्रेशन क्या होता है, v स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट्स पुट करेंगे तो लोअर लिमिट 0, इसलिए वो v स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 ही आएगा। ठीक है, इक्वल्स टू ये k q1 q2 अपॉन यम है इनटू, इसका इंटीग्रेशन सिंप्लीफाई करेंगे 1 अपॉन आर स्क्वायर है, क्या होगा, ऊपर आके r रेस टू माइनस 2, इंटीग्रेशन में करना क्या है, 1 ऐड करना है, उसी से डिवाइड करना है, तो क्या बनेगा, ये बघा इंटीग्रेशन ऑफ डी आर अपॉन आर स्क्वायर, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे r रेस टू माइनस 2 इंटू डी आर। इंटीग्रेशन करते हैं मतलब क्या करते हैं, हम पावर में 1 ऐड करते हैं, जो आ गया उसी से डिवाइड करते हैं, मतलब ये क्या बनेगा, पावर में 1 ऐड करेंगे तो r रेस टू माइनस 1 अपॉन बनेगा -1, लिमिट्स क्या है r1 से लेके r2 तक। अभी इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये माइनस ऑफ 1 अपॉन r, फिर लिमिट्स बनेगी r1 से r2 तक। अब पुट करनी है तो कैसे पुट करेंगे, अपर लिमिट मतलब बनेगा माइनस ऑफ 1 अपॉन r2 माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन r1, यानी कि ये इंटीग्रेशन का सिंप्लीफिकेशन अगर मैं यहां पे पुट कर दूं तो ब्रैकेट में क्या आ रहा है, 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। कळलं का? हमें कैलकुलेट करनी थी वेलोसिटी, अब क्या करना पड़ेगा, तो फाइनल आंसर में यहां पे लिखता हूं, तो क्या होगा, v इक्वल्स टू, बोलो, स्क्वायर रूट ऑफ 2 k q1 q2 अपॉन m इंटू 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। भयानक इंपॉर्टंट कन्सेप्ट आहे जे चालू आहे बोर्डवर, हे जर 100% परफेक्ट प्रैक्टिस केली तर लक्षात घ्या, सेम एप्लीकेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आएंगे, सेम एप्लीकेशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए आएंगे। मतलब ये कूलम्स लॉ के जो क्वेश्चन के हम टाइप्स देख रहे हैं, इसमें मोर देन 60% इलेक्ट्रो का पार्ट कवर हो रहा है, एंड जो इलेक्ट्रो में आने वाला है वही मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिझम एंड ईएमआय में ऍप्लिकेशन्स आहेत, फक्त काय होतील, कॉन्स्टंट बदलतील। त्यामुळे आजचा जो कंटेंट आहे तो जे 100% परफेक्ट करतील त्यांचा 12th एनसीईआरटी का पार्ट फर्स्ट पूरा का पूरा एकदम इजी वे से हो जाएगा। कळालं, हे सगळं अवघड नहीं है, फक्त 1D 2D एनएलएम सब कुछ जो पढ़ा था उसको हम कंबाइन करके इलेक्ट्रो में अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है ना, तर याला 15 वेळा प्रॅक्टिस करा, नाही तर 500 वेळा प्रॅक्टिस करा, पण आज याचा विषय संपलाच पाहिजे। लक्षामध्ये, चलो नेक्स्ट, if 8 charges are placed at 8, पवनचं खूप फेवरेट क्वेश्चन आहे बरं का, ऑफ ए क्यूब, then force acting
on any one charge will be, मतलब देखो क्या बोला है कि सपोज इस तरह का एक क्यूब है, क्यूब कर देगा तो क्यूब को क्या होते हैं 8, तो ये क्यू 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 एंड क्यू, इसकी साइड लेंथ आपको दी है ए। तो रिमेनिंग 7 चार्जेस की वजह से किसी भी एक चार्ज के ऊपर एक्ट होने वाला जो फोर्स है वो होता है F इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इनटू ब्रैकेट ऑफ 1/3√3 प्लस 1/√2 प्लस 1 इंटू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के। अब इसका जो है डायरेक्ट फॉर्मूला ही रिमेंबर करो, क्योंकि इसके टाइप का ये अकेला ही क्वेश्चन है, ठीक है। एंड सॉल्व कैसे करते हैं इसको काय रिक्वायर्ड नाही, ठीक आहे। ज्यांना पाहिजे असेल मॉड्यूल मध्ये दिलंय, ठीक आहे, ते तुम्ही बघून के क्यू स्क्वेअर बाय ए स्क्वेअर ब्रॅकेट ऑफ 1/3√3 प्लस 1/√2 प्लस 1 इंटू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। हो गया। नेक्स्ट इक्विलिब्रियम ऑफ स्ट्रिंग्स, मतलब स्ट्रिंग रिलेटेड पार्ट दिए है और उसमें इक्विलिब्रियम आ रहा है। यानी कि देखो एक रिजिड सपोर्ट होगा, इस रिजिड सपोर्ट को हम दो स्ट्रिंग्स कनेक्ट करेंगे, दोनों स्ट्रिंग को यहाँ पे चार्ज होगा Q, मास होगा M, यहाँ पे भी चार्ज होगा Q, यहाँ पे मास होगा M, एंड जो स्ट्रिंग यहाँ पे हम देख रहे हैं उसकी लेंथ है सपोज L, एंड एट द मोमेंट इन दोनों के बिटवीन का सेपरेशन है X। तो ये पोजीशन को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन। क्या लगा इक्विलिब्रियम पोजीशन मतलब क्या होगा, नेट फोर्स जो एक्ट होने वाला है दैट विल बिकम 0। अब यहाँ पे नेट फोर्स 0 कैसे हो गया, उसके लिए हमें मालूम है सबसे पहले डाउनवर्ड एक्ट होगा mg, उसको बैलेंस करने के लिए स्ट्रिंग का आएगा यहाँ पे टेंशन T। अगर सेमी वर्टिकल एंगल थीटा है तो यहाँ पे भी एंगल थीटा बनेगा और ये कंपोनेंट बनेगा T cos ऑफ थीटा। एट द सेम टाइम दोनों चार्जेस की पोलैरिटी अगर लाइक थी तो ये एक दूसरे को रिपेल भी कर रहे थे, इसका मतलब ये T का दूसरा कंपोनेंट जो यहाँ पे एक्ट होगा T sin थीटा, इसको बैलेंस करने के लिए ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी Fe यहाँ पे एक्ट होगा। सर्कुलर में भी देखा था, एनएलएम में भी देखा था, वर्क फॉर एनर्जी में देखा था, वही है, बस यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये एडिशनल, बाकी डायग्राम सगळं नोमेनक्लेचर जुनच है, ठीक है। अब यहाँ पे फोर्सेस की इक्वेशन बनाएंगे तो क्या इक्वेशन बन रहा है देखो कि T cos ऑफ थीटा इज बैलेंस्ड बाय mg, T sin ऑफ थीटा इज बैलेंस्ड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बस इसके ऊपर जितने भी क्वेश्चंस आएंगे ये इक्वेशंस अप्लाई करके वो सिंप्लीफाई होते हैं, ठीक है। तो अब अगर यहाँ पे हम साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा tan थीटा, और tan थीटा इक्वल्स टू क्या होगा फिर Fe बाय mg। Fe मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मतलब अगर हमें ये एंगल पूछा जाता है हम ये इक्वेशन यूज करेंगे, ठीक है। बट एज थीटा इज स्मॉल, थीटा जो है जनरली एकदम स्मॉल होता है, हम ये tan थीटा को डायरेक्ट थीटा कंसीडर करते हैं। थीटा इक्वल्स टू क्या होता है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, तो ये थीटा का अपोजिट मतलब ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल x था, ये कितना हो जाएगा x/2, ये थीटा है ना, अपोजिट कितना हो जाएगा x/2, एंड ये रेडियस कितनी बनेगी l, मतलब हम tan थीटा को डायरेक्टली थीटा कंसीडर करते हैं तो थीटा इक्वल्स टू होता है, ये माहिती है ना आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, तो आर्क लेंथ मतलब कितना यहाँ पे x/2, मतलब ये बनेगा x/2l। इसकी वैल्यू अगर यहाँ पे पुट करते हैं हम तो इक्वेशन क्या बनता है देखो x/2l इक्वल्स टू Fe मतलब कौन कितना होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के क्यू स्क्वायर अपॉन सेपरेशन कितना है x, तो ये बनेगा x स्क्वायर
इनटू क्या है 1/mg। हमें जनरली यहाँ पे डिस्टेंस पूछा जाता है, तो यहाँ पे x इक्वल्स टू क्या बनेगा बोलो, k q स्क्वायर डिवाइडेड बाय mg रेज टू 1/3। क्या किया हमने, एक्स स्क्वायर को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, एक्स क्यूब हो गया, 2l उधर जाके डिनोमिनेटर में था, ये न्यूमरेटर में आ गया, एक्स क्यूब को x लिखने के लिए यहाँ पे क्यूब रूट लिया। काय होईल तू सांग मला, काय सांगताय शिकू, मग एक्स किती होईल, एक्स किती होईल, लिहून देऊ का, लिहून देऊ का मग, हो गया। अब यहाँ पे एक स्पेशल केस है, देखो कि अगर सेम सेटअप को हमने फ्रीली फॉलिंग सैटेलाइट में प्लेस किया, मतलब जहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना हो गया, क्या होगा फिर, यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0 हो गया, क्या होगा, काय इन्फिनिटी, डिस्टन्स इन्फिनिटी किती, कसं इन्फिनिटी होईल डिस्टन्स, अरे येड्या गाबाळ्यानं तो पिरियडिक टाइम होत होता, इथं डोकं वापरा ना, इक्वेशन काय फॉर्म्युले काय, तो पिरियडिक टाइम इन्फिनिटी होत होता, कारण त्याच्यामध्ये डिनॉमिनेटरला जी होता, इथं कोणत्या डिस्टन्स मध्ये डिनॉमिनेटरला जी आहे, आता एक्स एक कॉम्बिनेशन करून मग आलेलं इक्वेशन आहे ना, इंडिपेंडेंट थोडी आहे, फक्त काय होईल तिथं, mg जो है mg कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स है क्या, लेकिन इलेक्ट्रो तो है ना, फिर इन्फिनिटी कैसे हो सकता है, इन्फिनिटी होगा मतलब क्या होगा, हा आणि हा अपोजिट डायरेक्शन में ट्रॅव्हल करेंगे, कहा तक, अप टू इन्फिनिटी, असं होईल का, आता त्यांना बांधून पण ठेवलंय ना आपण, काय होईल मग, कळलं का, तो यहाँ पे थीटा बनेगा 180 डिग्री, एंड इन दोनों के बिटवीन का जो डिस्टेंस है x, दैट विल बिकम ट्वाइस ऑफ l, ये चेंज हो जाए, कळलं का, इन्फिनिटी। नेक्स्ट, इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस, राइट डाउन, इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस। अब ये इक्विलिब्रियम वही है जो हम वर्क फॉर एनर्जी में पढ़ चुके हैं, ठीक है, पहले आएगा स्टेबल इक्विलिब्रियम, दूसरा आएगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, उसके बाद में आएगा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। व्हाट इज मीन बाय स्टेबल इक्विलिब्रियम, वहां पे क्या था वर्क फॉर एनर्जी में, स्टेबल इक्विलिब्रियम, बॉडी को अगर हम डिस्प्लेस कर देंगे और डिस्प्लेस करने के बाद बॉडी अगर अपने पोजीशन पे वापस आती है इट्स ओन, तो वो डिस्प्ले इक्विलिब्रियम कौन सा था, आठवतंय का, अशा काहीतरी डायग्राम ड्रॉ केले थे आपण वाटी, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, मतलब यहाँ पे ऊपर खींच के अगर वापस छोड़ देंगे और यहाँ पे आ रहा है, मतलब कौन सा इक्विलिब्रियम है, उसी को अगर चार्ज की केस में अप्लाई करना है तो क्या बोलना पड़ेगा, इफ, लिहायचं नहीं, समझून घ्या, यहाँ पे बॉडी थी, चार्ज बोलना है, इफ चार्ज when displaced from its equilibrium position again come to its position by its own, then the equilibrium is known as stable equilibrium, रही लक्षामध्ये, ठीक है। उसके बाद में आता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल में क्या था, वाटी उल्टी थी, बर, मतलब अगर थोड़ा सा डिस्प्लेस हम करेंगे तो ये डिस्प्लेस होता ही जाता है, तो उसको बोला जाता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो चार्ज की केस में क्या होगा, वेरी गुड, इज कॉल्ड एज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। उसके बाद में न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के लिए क्या था, जितना डिस्प्लेस किया वहां पे जाके स्टेबल हो गया, और थोड़ा डिस्प्लेस किया वहां पे स्टेबल है, तो यहाँ पे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में क्या होगा चार्जेस के लिए,
जहां पे डिस्प्लेस करके रख दिया, अगर वो वहीं पे रुक रहा है, वहीं पे इक्विलिब्रियम आ रहा है, मतलब वो क्या बनेगा, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक है, हमें कंडीशन चेक करने के लिए क्वेश्चंस आएंगे आने वाले वर्कशीट में, मॉड्यूल में। ठीक है, तो उसमें बस हमें वेरीफाई करना है कि वो अपने पोजीशन के ऊपर वापस आएगा या नहीं आएगा। अगर आ रहा है तो, नहीं आ रहा है तो, एंड जहां पे प्लेस किया वहीं पे रह रहा है तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक चार्ज है +4 कूलम माइक्रो कूलम, यहाँ पे दूसरा चार्ज है -4 माइक्रो कूलम, एंड यहाँ पे सेंटर में हमने क्यू प्लेस किया है। ठीक है, ये इनिशियली क्यू पे था। अब इन दोनों के बिटवीन, ये क्यू पॉजिटिव है, इन दोनों के बिटवीन कौन है, रिपल्शन। अरे पॉजिटिव पॉजिटिव है तो रिपल्शन ना, एंड इन दोनों के बिटवीन क्या है, रिपल्शन। हो इकडे रिपल्शन आणि इकडं अट्रॅक्शन, कळलं का। अब यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में मान लो पहले, अब अगर मैं इसको डिस्प्लेस करके थोड़ा सा इधर लेके छोड़ दूंगा तो क्या होगा, अपने पोजीशन पे वापस आएगा क्या, नहीं आएगा। क्यों, ये अट्रैक्ट ही कर रहा था और अट्रैक्ट करेगा, ये रिपेल ही कर रहा था, मतलब कि ये कौन सा इक्विलिब्रियम हो गया, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। कौन सा, लेकिन अगर वहीं पे ये चार्ज अगर +4 माइक्रोकूलम है तो कसं स्टेबल, इकडं आला हा रिपेल करना, इकडं आला हा रिपेल करना, ये कौन सा हो गया। एंड इसको अगर हम उठा के यहाँ पे लेके गए इस पॉइंट पे तो कौन सा है, स्टेबल है, अनस्टेबल है, न्यूट्रल है। कैसे चेक करेंगे, देखो इस पॉइंट पे एक्ट होने वाला फोर्स ऑफ रिपल्शन इधर, यहाँ पे एक्ट होने वाला फोर्स ऑफ रिपल्शन इधर, ये F1 ये F2, एंगल थीटा एंगल थीटा। अब अगर यहाँ पे दोनों से डिस्टेंस सेम है, दोनों के मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो इनके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। इसका मतलब ये इसको इधर ही लेके जाने वाला है नेट फोर्स, तो कौन सा इक्विलिब्रियम हो गया, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। कळालं ना, असं बघून नाही सांगायचं, फोर्स अप्लाई करके फिर चेक करना। ठीक है, ये था ऑल अबाउट इक्विलिब्रियम। अब इससे रिलेटेड लीनियर इक्विलिब्रियम के लिए अगर आपको बोला है कि एक चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है Q2, तो इनके इन बिटवीन x इतने डिस्टेंस पे हम एक तीसरा चार्ज अगर प्लेस करेंगे Q, सो दैट इक्विलिब्रियम आना चाहिए, तो ये x डिस्टेंस कितना होगा, कल लिखा था ये √Q1 अपॉन √Q1 प्लस √Q2 इंटू d। उसके बाद में ये मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कितना रिक्वायर्ड होगा, पहली बात तो ये अपोजिट पोलैरिटी का रिक्वायर्ड होगा, तो ये बनेगा -Q1 -Q2 डिवाइडेड बाय √Q1 प्लस √Q2 का होल स्क्वेअर। काय झालं, एवढे का शांत आहे तुम्ही आज, टाइम का बर। चलो नेक्स्ट, अगर सेम केस आपको बोला है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तीनों वर्टेक्स के ऊपर इक्वल चार्जेस प्लेस किए हैं, तो इसके सेंटर में हम जो चार्ज प्लेस करेंगे वो कितना होगा, सो दैट सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। कितना होगा, पहली बात तो ये अपोजिट पोलैरिटी का होगा, एंड ये होगा -Q/√3। उसके बाद में अगर आपको बोला जाएगा कि इसी तरह से एक स्क्वायर है, एंड स्क्वायर के चारों वर्टेक्स के ऊपर स्मॉल q स्मॉल q स्मॉल q स्मॉल q ऐसे चार्ज प्लेस किए, सेंटर में q है, तो q कितना होगा, सो दैट सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, तो ये होगा -Q इंटू 2√2 + 1/4। ये हो गई इक्विलिब्रियम की कंडीशन। ठीक है, चलो राइट डाउन। नहीं रे, ये डिस्टेंस है हा चार्ज से मैग्नीट्यूड की जैसे, मधूनच कुठं लिहिता, अगोदर तुमचं बाकीच आहे ना लिहायचं, सगळं PDF पहिल्यापासून लिहा। ठीक है, एंड अभी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ two charges
deposited on spheres of density rho connected to the strings when सुजल बड़बड़ नहीं when suspended in air is in equilibrium for angle theta. If same setup when placed in a liquid of density sigma, then again system is in equilibrium at same angle, then dielectric constant of liquid will be K equals to होता है रो अपॉन रो माइनस सिग्मा. एवढी वाट नका बाजून अजून सोडत नाही तुम्हाला मी 10-15 मिनिटं. ठीक आहे. रो अपॉन रो माइनस सिग्मा. क्लियर. चलो. सो दिस इज ऑल अबाउट. क्या था आज हमने एक भी पॉइंट एक भी फॉर्मूला नया पढ़ा नहीं. कळालं सगळ्यांना. ये सब क्या थे एप्लीकेशंस. किसके एप्लीकेशंस. कूलम्स लॉ के. लेकिन जितने एप्लीकेशंस लिख के दिए वो सब के सब रेगुलर एवरीडे ओरल में इंक्लूडेड चाहिए. एंड कल जो इंडिविजुअल ओरल होगी उसमें सब के सब पॉइंट्स में पूछने वाला हूँ. ठीक है ना. तर आज सगळ्यात पहिले वर्क काय जो थ्योरेटिकल पार्ट हो गया था जितने भी आईएमपी पॉइंट स्टार मार्क करके लिख के दिए वो सब प्रिपेयर चाहिए. फर्स्ट पार्ट. सेकंड पार्ट वर्कशीट मिलेगी फर्स्ट जो एकदम सिंपल मॉडरेट लेवल की है जिसमें ओनली 70 क्वेश्चंस है. वो कंप्लीट करनी है टिल 4 PM. एंड जिनकी कंप्लीट हो जाती है उनके लिए और एक वर्कशीट मिलेगी जिसमें सिर्फ 60 क्वेश्चंस है. एंड ये होने के बाद फिर कन्सिडर एप्लीकेशन 1 and 2. कळालं ना. आजच का नाही होणार आज एवढं. ज्यांचं नाही होणार ते नका करू. कळालं ना. आता कसं आहे ना की ज्यांना यायचंच आहे करायचंच आहे जिंकायचंच आहे त्यांच्या सोबत आता इथून पुढे थोडंसं लक्षात आलं असेल तुमच्या आज ज्यांचे तोंड वाकडे होत होते तुमच्या वाकड्या तोंडांना आता काही ऑप्शन नाही मिळाला. पहिले मी थोडी केअर जास्त घेत होतो ना. लक्षात येत नाही डोक्याच्या वरतून जात आहे. आता ती वेळ नाही आहे त्यामुळं आज समझ में आ गया सबको. फिर क्या क्या होमवर्क ना पढ़ा है वो पूरा प्रिपेयर चाहिए कल का मतलब सैटरडे का एंड आज का. फर्स्ट पार्ट. देन फर्स्ट वर्कशीट एट एनी हाउस सबको कंप्लीट करनी है. देन सेकंड वर्कशीट कन्सिडर एप्लीकेशन 1 and 2 ही सगळ्यांना कंपल्सरी नाही आहे. 8-10 लोक जे सगळं करतात प्रामाणिकपणे रेग्युलर त्यांच्यासाठी फक्त. ठीक आहे. ज्यांचं आज होणार नाही मग ते उद्या मला सांगा की सर आमचं झालेलं नाही म्हणून मग आपण परत एकदा डिसाईड करू की त्यांच्यासाठी कसं करायचं. कळालं ना. बट ज्यांचं होणार आहे त्यांना कंप्लीट झाली म्हणजे आपलं कुलम्स लॉ सोबत इलेक्ट्रोस्टॅटिक्स सोबत इलेक्ट्रोडायनामिक्स सेक्शन मधलं खूप इम्पॉर्टंट टास्क आपला कंप्लीट होतो. एप्लीकेशन एकदा क्लियर झाले कसे टॅकल करायचे मग इथून पुढे प्रॉब्लेम नहीं. ठीक है. तो कल के लेक्चर में न्यू पॉइंट शुरू करेंगे. अभी क्या बचा टॉपिक में सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड उसके एप्लीकेशन. जो ग्रेविटेशन पे था क्या था याद है
इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट मास, then due to hollow sphere outside surface inside, then due to solid sphere outside surface inside, then due to ring, then due to डिस्क, देन ड्यू टू रॉड, देन ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. बस वही एप्लीकेशन का रिपीटेशन है. ठीक है.